नमस्ते बच्चों, मैं आपकी गृह विज्ञान विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी गृह विज्ञान की पुस्तक का पाठ 12 घर की सजावट का भाग 2 पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले हम इसका प्रथम भाग पढ़ चुके हैं और इसके प्रथम भाग में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से घर को सजाना चाहिए, घर की व्यवस्था करनी चाहिए और कौन कौन से इसके सिद्धांत होते हैं। जैसे हमने अनुरूपता का सिद्धांत पढ़ा था, आकार पढ़ा था, रेखाएं पढ़ी थी और अब पढ़ेंगे हम इसके बारे में घर की सजावट हेतु रंग योजना। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, घर की सजावट हेतु रंग योजना। रंग योजना सजावट में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये तो आप सभी जानते हैं कि अगर रंगों का चुनाव अच्छे प्रकार से किया जाए घर को सजाने में तो घर की शोभा जो है बढ़ जाती है और घर और आकर्षित लगने लगता है। फिफ्थ है सजावट के साधन। सजावट के साधनों में मुख्य रूप से फर्नीचर, दरी, कालीन, गलीचे, पर्दे, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, रेडियोग्राम, टीवी, फूलदान, चित्र, पुस्तकें एवं पत्रिकाएं आदि आती हैं। तो सजावट के लिए कौन कौन से सामान आते हैं बच्चों? जैसे फर्नीचर है, दरी है, कालीन है, गलीचे हैं, पर्दे हैं, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, रेडियोग्राम है, टीवी, फूलदान, चित्र, पुस्तकें, पत्रिकाएं आदि हैं। तो ये सभी क्या हैं? ये सजावट की चीज़ें हैं जो घर को सजाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। समस्त साधनों की अनुरूपता, लय, संतुलन, दबाव आदि ध्यान में रखकर कमरे को सजाया जाए तो सजावट में 4 चांद लग जाएंगे। तो देखिए बच्चों, अगर हम घर की सजावट के सिद्धांतों को ध्यान में रखेंगे तो घर की सजावट में क्या लग जाएंगे? 4 चांद लग जाएंगे। अब आता है बच्चों सजावट की विभिन्न शैलियाँ। घर की सजावट 2 प्रकार की होती है, एक तो घर की बाहरी सजावट तथा दूसरी घर की भीतरी सजावट। तो घर की सजावट कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। इससे हमारा एक क्वेश्चन भी बनता है, अगर आपसे एग्जाम में ही पूछ लिया जाए कि घर की सजावट के प्रकार बताइए तो आप कितने प्रकार बताएंगे? 2 प्रकार बताएंगे। कौन से? एक तो घर की बाहरी सजावट तथा एक दूसरी घर की भीतरी सजावट। अब आती है सबसे पहले बच्चों बाहरी सजावट। घर की बाहरी सजावट में बरामदा एवं लॉन आदि आते हैं। घर की दीवारों पर अच्छी पुताई करवानी चाहिए। बरामदे में लटकाने वाले अथवा नीचे रखने वाले गमले रखने चाहिए। बेलें भी लगाई जा सकती हैं। तो बाहरी सजावट में हम क्या कर सकते हैं? जो घर का बरामदा होता है ना, लॉन होता है और घर की दीवारें जो हैं उन्हें अच्छी तरह से हम पेंट करा सकते हैं। बरामदे में लटकाने वाले या नीचे रखने वाले गमले भी ला सकते हैं, बेलें भी लगा सकते हैं। तो इससे जो घर की बाहरी सजावट होती है उसमें भी 4 चांद लगाए जा सकते हैं, उसे भी और आकर्षित बनाया जा सकता है। मुख्य द्वार पर फूलों की झाड़ियाँ एवं बेलें लगाई जा सकती हैं। घर की दीवारों पर ऊपर चढ़ती हुई बेलें बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर एक घर है बच्चों, आप देख रहे हो कि ये एक घर है और इसका जो मुख्य द्वार है यहाँ पर अगर हम किसी भी प्रकार की अगर हम बेलें लगा दें तो यहाँ ये इस घर की शोभा और ज़्यादा बढ़ने लगेगी, तो और आकर्षित यह घर लगने लगेगा। अब देखिए बच्चों भीतरी सजावट। यह सजावट निम्न शैलियों के माध्यम से की जाती है, यानी कि इस सजावट को करने के अन्य और भी तरीके होते हैं। जैसे देशी शैली है, इस शैली में घर के विभिन्न कमरों को भारतीय ढंग से सजाया जाता है। जैसे बैठक में कालीन बिछाकर अथवा गद्दों पर चांदनी बिछाकर मसनंद लगाते हैं, द्वार पर जूते उतारते हैं या तख्त लगाते हैं और 2-4 मोड़े लगा देते हैं। रसोई घर में बैठकर खाना बनाते हैं तथा खाने के कमरे में पटरे पर बैठकर भोजन करते हैं। देखिए बच्चों, देशी शैली क्या होती है जो हमारी पहले से चली आ रही है। जैसे कमरे जो बैठक होती है उसमें कालीन बिछाकर या गद्दे बिछाकर या चांदनी बिछाकर मसनंद लगाते हैं और द्वार पे क्या करते हैं? जूते उतार देते हैं ताकि घर अंदर से गंदा ना हो। तख्त जो होता है
उस पर तख्त के साथ 2-4 मोड़े जो हैं वो घर में लगा देते हैं बैठने के लिए। जो मेहमान आते हैं वो मोड़ों पर भी बैठ सकते हैं, तख्त पर भी बैठ सकते हैं। और रसोई घर में जो है वो खाना जो बनाते हैं वो बैठकर बनाते हैं, और खाना जब खाते हैं तो वहाँ पर बैठकर खाते हैं। बैठने वाले जो पटरे होते हैं उनका उपयोग खाना खाते समय करते हैं। इस प्रकार से देशी शैली को उपयोग में लाया जाता है। दूसरा है बच्चों विदेशी शैली। इस शैली में कमरों को पाश्चात्य ढंग से सजाया जा सकता है, यानी कि इसे विदेशी शैली को ही पाश्चात्य शैली बोलते हैं। और पाश्चात्य ढंग यानी कि विदेशों में किस प्रकार से अपने रसोई घर को सजाया जाता है या अपने घर को सजाया जाता है, यह सब इस चीज में, यह सब इस शैली में बताया जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे बैठक में सोफा सेट डाल देना चाहिए, रसोई में स्टैंडिंग यानी कि खड़े होकर खाना बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए, सुविधा अनुसार गैस लगाते हैं। तो यह सब हम विदेशी शैली में अपने घर को सजाने में उपयोग में लाते हैं। तीसरा है मिश्रित शैली। मिश्रित शैली में घर के कमरों को भारतीय एवं पाश्चात्य दोनों मिलीजुली विधियों से सजाया जाता है। यहाँ पर मिश्रित शैली जो शब्द है उससे ही आपको स्पष्ट हो गया होगा, यानी कि देशी और विदेशी दोनों शैलियों को यहाँ पर मिश्रण होता है कि दोनों शैलियों का थोड़ा सा उपयोग करके घर को अच्छी तरह से सजाया जा सकता है। कैसे? मिश्रित शैली में घर के कमरों को भारतीय पाश्चात्य दोनों मिलीजुली विधियों से सजाया जाता है। वैसे बैठक में सोफा सेट तथा तख्त भी लगा देते हैं। आधुनिक समय में सभी कमरों की सजावट के नियमित मिश्रित शैली ही प्रयोग में लाई जाती है। अतः अब आपको ऐसी ही शैली में विभिन्न कमरों की सजावट करना बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब पढ़ते हैं हम घर के विभिन्न कमरों की सजावट। डेकोरेशन ऑफ डिफरेंट रूम ऑफ द हाउस। सबसे पहले है बैठक की सजावट। तो बैठक की सजावट किस प्रकार से कर सकते हैं? घर के विभिन्न कमरों में बैठक का स्थान प्रमुख है। घर की आर्थिक स्थिति के अनुसार छोटा हो अथवा बड़ा, उसमें बैठक का होना आवश्यक है, क्योंकि घर में आगंतुकों यानी कि मेहमान, गेस्ट जिसे हम बोलते हैं, तो उनका आगमन जब होता है यानी कि उनका जब घर में प्रवेश होता है तो सबसे पहले वह बैठक में ही आकर बैठते हैं। तो घर छोटा हो या बड़ा हो, कैसा भी हो, लेकिन उसमें एक बैठक की व्यवस्था तो होनी चाहिए। किसके लिए? अब जो आगंतुक होते हैं, जो गेस्ट होते हैं, उनके लिए एक सजे कमरे का होना बहुत आवश्यक है। बैठक सजी एवं साफ सुथरी होने पर ही अच्छी लगती है। आने वाले व्यक्ति का मन भी ऐसी बैठक में बैठकर प्रसन्न हो जाता है। बैठक सजाने के लिए सजावट के विभिन्न सिद्धांतों एवं रंग योजना को अपनाना चाहिए। कमरे की दीवारों एवं छत पर जिस प्रकार की पुताई हो, उसी से मेल खाते हुए पर्दे दरवाजों एवं खिड़कियों पर लगाने चाहिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर बैठक की सुंदरता के विषय में बात हो रही है कि बैठक एक जो घर होता है उसका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, जहाँ पर घर में आने वाला व्यक्ति सबसे पहले जो बैठता है वो बैठक में ही बैठता है। तो वहाँ की जो दीवारें होती हैं वो किस प्रकार की होनी चाहिए, वहाँ पर जो बैठने की व्यवस्था है वो किस तरह से होनी चाहिए, यह सब इस पैराग्राफ में आपको बताया जा रहा है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। कमरे की दीवारों एवं छत पर जिस प्रकार की पुताई हो, उसी से मेल खाते हुए पर्दे, दरवाजे एवं खिड़कियों पर लगाने चाहिए। यानी कि जिस प्रकार से दीवारों पर रंगाई हुई है, जिस तरह की हुई है, उसी तरह के मेल खाते क्या लगाने चाहिए? पर्दे, दरवाजों और खिड़कियों पर लगाने चाहिए। बैठक के मुख्य द्वार पर पायदान लगाना चाहिए। पायदान क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि अगर बाहर से कोई व्यक्ति जूते चप्पल पहन के आ रहा है तो वो पायदान देकर वहीं पर अपने जूते चप्पल निकाल दे, ताकि बाहर से आने वाली गंदगी बैठक में प्रवेश ना करे, जिससे पैरों में लगी गंदगी कमरे में ना आ सके। देखिए यहाँ पर भी यही बताया गया है कि पायदान क्यों लगाना चाहिए, कि जिससे बाहर की जो गंदगी है वो कमरे तक प्रवेश ना करे। कमरे के मध्य में दरी अथवा कालीन बिछाकर उसके मध्य में मेज लगानी चाहिए। आप सोफा एवं कुर्सियां इस प्रकार लगाइए अथवा वे इस प्रकार लगाई जाए कि आने वालों को निकलने में परेशानी ना हो। सोफे
एवं कुर्सियां पर गद्दियां एवं कुशन लगाने से कमरा आकर्षक लगता है। सोफा सेट कमरे के अनुसार ही छोटा हो अथवा बड़ा होना चाहिए, यानी कि जिस प्रकार का आपका कमरा है, कमरा चाहे आपका छोटा है चाहे बड़ा है, तो उसी के अनुसार वहां पर फर्नीचर की भी व्यवस्था करनी चाहिए। बैठक में एक शीशे की अलमारी अथवा शोकेस होना चाहिए जिसमें सजावट की कलात्मक वस्तुएं रखी जा सके। यानी कि जो बैठक है वहाँ पर क्या होना चाहिए बच्चों, वहाँ पर एक शोकेस भी लगा होना चाहिए जो महत्वपूर्ण कलात्मक वस्तुएं होती हैं वहाँ पर उस शोकेस में लगाई जा सके, ताकि बैठक की शोभा और दुगनी हो सके। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर हमारा यह सेकंड पार्ट समाप्त होता है। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, इस सेकंड पार्ट को आपको ध्यान से पढ़ना है, कम से कम 2 बार इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है, समझना है और अपनी जो आगे भाग पढ़ाया जाएगा उसकी तैयारी भी आपको करनी है। तो एक बार आप उसे ज़रूर पढ़ लें, ताकि जब हम आपको पढ़ाना शुरू करें तो साथ के साथ वो जो आपके पॉइंट हैं, टॉपिक हैं, वो क्लियर होते चले जाएं। ठीक है बच्चों, तो यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।